हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे जो पहले वाला वीडियो है उसके अंतर्गत जो राजस्थान की भाषाओं के बारे में देखा था। आज हम प्रमुख बोलियों का परिचय इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले आती है मारवाड़ी। ठीक है, तो देखो मारवाड़ी के अंतर्गत बोलने वालों की संख्या और क्षेत्रफल, मतलब सबसे ज्यादा बोली जाती है उनकी संख्या और क्षेत्रफल, मतलब कितनी ज्यादा एरिया में बोली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी है, मतलब पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। तो यहाँ से इस फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन इस प्रकार से उठ सकता है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी जाती है, या फिर कौन सी है, मतलब राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, तो वो भाई मारवाड़ी। और यह है राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती है और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो बोलने की संख्या में और क्षेत्रफल में ही सर्वाधिक है, और पश्चिमी राजस्थान में ये खास करके ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद देखो कि मरु भाषा के नाम से भी जानी जाने वाली, मतलब जो मारवाड़ी है, अब सेकंड लाइन से क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि जो मारवाड़ी है वो और किस नाम से जानी जाती है, तो वह मरु भाषा के नाम से जानी जाती है। तो मरु भाषा के नाम से भी जाने जाने वाली इस बोली का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, सीकर, मेवाड़, पूर्वी सिंध आदि जिलों में विस्तृत है। इसका मतलब वो क्या है कि जो मरु भाषा है, पहली बात कि मारवाड़ी का सेकंड नाम मरु भाषा। ठीक है, यह बोली किस क्षेत्र में जाती है, या पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और पश्चिमी राजस्थान के भी यदि एरियाओं का नाम पूछा जाए तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, सीकर, मेवाड़ और पूर्वी सिंध आदि जिलों में यह भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ सकता है। अगर ऑप्शन टाइप में दिया जाए तो इनमें से कोई एक दे दे और बाकी ऑप्शन कोई और स्टेट जिले के नाम दे दे, और क्वेश्चन बन सकता है कि जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी बोली निम्नलिखित में से बोली जाती है। अब इन जिलों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो आप ये जिले भी याद रख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन इसका दूसरे नाम का बनी गया। उसके आगे देखते हैं कि ढडकी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी आदि इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। इनमें भी मेवाड़ी, बागड़ी और एवं शेखावाटी है वो साहित्यिक दृष्टि से अधिक विकसित है। तो अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन किस प्रकार से उठाया जा सकता है। सबसे पहले देखो ढटकी, थल्ली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी आदि इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। अब इनमें से निम्नलिखित में से कोई से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। अब इनमें से यदि कोई ऑप्शन में हो तो आप उन्हें राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि जो मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी है वो साहित्यिक दृष्टि से अधिक विकसित है। तो मारवाड़ी भाषा की कौन सी उपबोलियां हैं वो साहित्यिक दृष्टि से अधिक विकसित है। तो जो मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी है वो साहित्यिक दृष्टि से अधिक विकसित है, और ये मारवाड़ी बोली की ही उपबोलियां हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है। हर लाइन से क्वेश्चन किस प्रकार से उठाया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। आप इन्हें नोट्स के रूप में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शेखावाटी सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। तो जो शेखावाटी बोली है, प्रमुख बोलियां पढ़ रहे हैं, उसमें शेखावाटी है वो सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के कुछ भागों में बोली जाती है, और इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से उठेगा कि जो शेखावाटी है वो राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, तो सीकर, झुंझुनू और चूरू के कुछ भागों में बोली जाती है। और इस लाइन में से क्वेश्चन उठेगा कि शेखावाटी बोली पर किसका प्रभाव है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो आगे देखते हैं, खेराड़ी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं
देखो जो खेराड़ी बोली है, खेराड़ी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। यह शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा और बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। जो खेराड़ी है वो किन तीन उपबोलियों का मिश्रण है, तो यहाँ से मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। और यह कहाँ पर बोली जाती है, तो शाहपुरा और बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद में देखो देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है देवड़ावाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है, सिरोही में, या फिर सिरोही में कौन सी बोली बोली जाती है, देवड़ावाटी। गोडवाड़ी पाली जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। मारवाड़ी को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थान की मानक बोली किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ी। ठीक है। उसके बाद विशुद्ध मारवाड़ी है वो जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो विशुद्ध मारवाड़ी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि है जोधपुर में। ठीक है। उसके बाद आता है साहित्यिक मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। जो साहित्य में वर्णित मारवाड़ी है उसको डिंगल कहा जाता है, तो साहित्यिक मारवाड़ी को क्या कहा जाता है, डिंगल। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है। फिर देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में रचित आईने अकबरी, ये कोई ग्रंथ था, आईने अकबरी में अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। तो उन्होंने अबुल फजल ने भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी को गिनाया है। जब अबुल फजल ने 17वीं शताब्दी में आईने अकबरी की रचना की थी, तो उन्होंने इसमें भारत की जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें मारवाड़ी को भी एक प्रमुख बोली के रूप में गिनाया था। उसके बाद देखते हैं कि मारवाड़ी में संबंध कारक, जो कि संबंध कारक के रूप में रो रा री प्रत्यय का प्रयोग तथा न को ण तथा ल को ड़ ध्वनि रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मारवाड़ी की ये कुछ विशेषताएं हैं कि मारवाड़ी में जो संबंध कारक है उसके रूप में तो रो रा री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और न को ण तथा ल को ड़ ध्वनि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे हम देखते हैं कि जो मारवाड़ी साहित्य की दृष्टि से संपन्न बोली है। तो यहाँ पर आप इसे याद रखें कि जो मारवाड़ी है वो साहित्य की दृष्टि से एक संपन्न बोली है। मारवाड़ी के छंदों में सोरठा द्वंद्व और रागों में मांड राग इस भाषा की बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखिए यहाँ से पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस भाषा के छंदों में सोरठा द्वंद्व और रागों में मांड राग है वो पाई जाती है, तो वो भाषा हो गई मारवाड़ी। तो मारवाड़ी के छंदों में सोरठा द्वंद्व और रागों में मांड राग है वो पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन है जो पटवार 2011 में आया हुआ है। उसके बाद है ढोला मरवण, मुम्मल, वेली किशन रुक्मणी, कृपाराम जी द्वारा रचित या लिखित राजियारा सोरठा, कृपाराम जी द्वारा लिखित राजियारा सोरठा आदि है वो मारवाड़ी भाषा में ही लिखे गए हैं। तो इनकी जो रचना है वो मारवाड़ी में की गई है। ये कोई काव्य ग्रंथ है। ढोला मरवण, मुम्मल, वेली किशन रुक्मणी, कृपाराम जी और जो राजियारा सोरठा वो कृपाराम जी द्वारा ही लिखा गया। उसके बाद देखते हैं मेवाड़ी। पहली बोली हमने मारवाड़ी देख ली, उसके बाद देखते हैं मेवाड़ी। देखो जो मेवाड़ी यह बोली है वो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिले और उसके निकटवर्ती भागों में बोली जाती है। तो जो मेवाड़ी है वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उसके निकटवर्ती भागों में बोली जाती है। उसके बाद देखो मारवाड़ी और मेवाड़ी, इनका जो मुख्य अंतर है वो क्रिया के व्यवहार का ही इनमें मुख्य अंतर है और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। मेवाड़ी में ऐ तथा और स्वर नहीं है। जो ऐ और और है वो स्वर नहीं है। ऐ को तो ए तथा और को ओ बोला जाता है। मारवाड़ी में देखो ये मुख्य अंतर है। जो ऐ होता है उसको तो बोला जाता है ए और को ओ बोला जाता है। जैसे ओ नीले घोड़े रा अस्वार, ठीक है, ये इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि महाराणा कुंभा, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि कीर्ति स्तंभ अभिलेख है वो किसके द्वारा रचित है, महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। कीर्ति स्तंभ अभिलेख, जो कीर्ति स्तंभ अभिलेख है उससे स्पष्ट होता है ये कोई अभिलेख है जिससे के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो महाराणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की थी उसकी जो रचना है वो मेवाड़ी भाषा में ही की गई थी।
आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो आगे देखते हैं ढूंढाड़ी, जिसे जयपुरी का नाम भी दिया जाता है। यह जयपुर, लावा, किशनगढ़, टोंक, दौसा और अजमेर में बोली जाती है। जो ढूंढाड़ी है वो इन प्रदेशों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी को जयपुरी एवं झाड़साही भी कहते हैं, जयपुरी या फिर झाड़साही। ठीक है, देखो इसमें प्रमुख उपबोलियां, तो जो ढूंढाड़ी या जयपुरी है उसकी प्रमुख जो उपबोलियां है वो है तोरावाटी, चौरासी, नागरचौल, काठेड़ी, राजावाड़ी, सिफाड़ी, अजमेरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, शाहपुरी जो आदि है वो इसकी क्या है उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी जयपुरी की। तो इसमें से कोई भी इनमें से उपबोली देखकर पूछ सकता है कि यह किसकी कौन सी बोली की उपबोलियां है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो आप इन्हें याद रखिए कौन सी उपबोली है। अब देखो इस पर गुजराती, मारवाड़ी, ब्रजभाषा और कहीं कहीं पर हाड़ौती बोली का प्रभाव पड़ा। तो ढूंढाड़ी पर किन बोलियों का प्रभाव पड़ा है? एक तो गुजराती, मारवाड़ी और ब्रजभाषा और कहीं कहीं हाड़ौती बोली का भी प्रभाव पड़ा है। देखो इस भाषा में 6 का अधिक प्रयोग होता है। जो जयपुरी या फिर ढांडड़ी है उसमें जो अपन यहाँ पर है बोलते हैं उसकी जगह इसमें ज्यादातर प्रयोग है वो 6 का होता है। उसके बाद देखते हैं कि दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो इसी बोली में लिपिबद्ध। तो दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में लिखा गया है? तो उसका उत्तर होगा ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी। उसके बाद देखते हैं कि तोरावाटी, नीमका थाना, सीकर, नीमका थाना जो कि सीकर में है वह खेतड़ी के आसपास बोली जाती है। जो तोरावाटी है वो नीमका थाना और खेतड़ी के आसपास बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं नागरचौल, जो नागरचौल बोली है वो पश्चिमी सवाई माधोपुर व पूर्वी टोंक में बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये ढूंढाड़ी और जयपुरी बोली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने यहाँ पर देखी है कि यह कहाँ पर बोली जाती है, इसकी उपबोलियां क्या क्या है, इस पर कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ा है, इसके अंतर्गत है को 6 बोला जाता है, कौन सा साहित्य इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो दादू पंथ का जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत लिखा गया है। फिर तोरावाटी नीमका थाना और खेतड़ी के आसपास बोली जाती है। नागरचौल बोली पश्चिमी सवाई माधोपुर और पूर्वी टोंक में बोली जाती है। तो जो ढूंढाड़ी जयपुरी है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें ये थी। अब चलते हैं हम किसी नेक्स्ट जो बोली है उसके टाइप में। आप इसे नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। अब देखो इसके बाद देखते हैं हाड़ौती। तो देखो यह बोली मतलब हाड़ौती कोटा, झालावाड़, बूंदी, पूर्वी उदयपुर एवं ग्वालियर तक विस्तृत है। तो मतलब हाड़ौती है वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसके ये हो जाएंगे, आप इन्हें याद कर सकते हैं। देखो हाड़ौती बोली में वर्तमान काल के लिए, जब हाड़ौती बोली के अंतर्गत हमें वर्तमान काल को दर्शाना होता है तो उसके लिए तो 6 और भूतकाल के लिए 6 का प्रयोग किया जाता है। इसे ढूंढाड़ी की एक उपबोली माना जाता है। इससे पहले जो हमने ढूंढाड़ी बोली पढ़ी थी उसी की उपबोली माना जाता है। इसमें जब वर्तमान काल के लिए कोई बात बोली जाती है तो उसके लिए वर्तमान के लिए तो 6 और भूतकाल के लिए 6 या 6 का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जो हाड़ौती है इस पर गुजराती और मारवाड़ी का भी प्रभाव रहा है। ये उपबोली तो ढूंढाड़ी की है लेकिन गुजराती और मारवाड़ी का भी इस पे प्रभाव रहा है। और इसकी मेन बात यह है कि जो कवि सूर्यमल मिशन है उनकी रचनाएं इसी बोली में लिखी गई है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कवि सूर्यमल मिशन की जो रचनाएं हैं वो किस बोली में लिखी गई है? तो हाड़ौती के अंतर्गत ही सूर्यमल जो मिश्रण है उनकी रचनाएं लिखी गई है। ये वही हाड़ौती। अब देखते हैं मेवाती के बारे में। तो देखो पूर्वोत्तर राजस्थान का वह क्षेत्र जो महाभारत काल में मत्स्य जनपद, जो महाभारत हुई थी तब उस वक्त में जो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था वह भाग जो वर्तमान में देखो अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भागों से मिलकर बना हुआ था। ये जो मत्स्य जनपद है वो कहलाता था, महाभारत काल में मत्स्य जनपद कहलाता था। इस बोली का जो प्रभाव है वो इस क्षेत्र में है। तो जो मेवाती बोली है वो ज्यादातर मत्स्य जनपद का जो भाग है उसमें बोली जाती है
और मत्स्य पर्वत में वर्तमान में अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर का कुछ भाग आता है। उसके बाद देखते हैं मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो जो मेवाती भाषा है उस पर ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है। यह हरियाणवी, ब्रज एवं राजस्थानी की संधि स्थल, राजस्थानी की संधि स्थल की बोली है। मतलब जो मेवाती बोली है वहाँ है उस एरिया में बोली जाती है जहाँ पर हरियाणवी, ब्रज और राजस्थानी मतलब इन तीनों का जो संधि स्थल है उस क्षेत्र के आसपास में यह बोली बोली जाती है। मेवाती बोली है पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। जो मेवाती बोली है वो पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करती है। उसके बाद देखो संत लालदास, महात्मा चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई और डूंग सिंह, ये जो संत कवि है लालदास, महात्मा चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई और डूंग सिंह, इन संत कवियों की जो रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में ही लिखी गई है। तो ये जो महासंत जो संत कवि है इनकी रचनाएं यहाँ लिखी गई है। मेवाती की जो उपबोलियां हैं वो राठी, अहिरवाटी, मेहड़ा, बयाना और कठेर है आदि इसकी उपबोलियां हैं। राठी, मेहटा और बयाना और कठेर 4 इसकी उपबोलियां हैं। तो ये थी मेवाती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हमने देख लिए हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट बोली के ऊपर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद देखते हैं अहिरवाटी, जिसका दूसरा नाम है वो है राठी। पूर्वोत्तर राजस्थान की तो दूसरी महत्वपूर्ण बोली है वो है अहिरवाटी। इससे पहली वाली जो हमने देखी थी मेवाती, वो भी पूर्वोत्तर राजस्थान में बोली जाती थी, तो वो भी पूर्वोत्तर राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली थी और यह भी महत्वपूर्ण है। ये दूसरे नंबर पर आती है। पूर्वोत्तर राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली अहिरवाटी है, पहली मेवाती हो गई। तो वो यह बागरू एवं मेवाती के मध्य संधि स्थल की बोली कही जा सकती है। जो बागरू से हरियाणवी और मेवाती के संधि स्थल की बोली कहा जा सकता है। राजस्थान में यह बहरोड, मंडावर, कोटपुतली तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भागों में बोली जाती है। पश्चिम भागों में बोली जाती है कि भाई राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, किशनगढ़ के पश्चिम भाग। प्राचीन काल में जो आभीड़ जाति है, देखो आभीड़ है, ये आभीड़ जाति के आबाद हो जाने से यह क्षेत्र अहिरवाटी और हिरवाल कहा जाने लगा। तो यहाँ पर कौन सी जाति आबाद होने के बाद इसका जो नाम है वो अहिरवाटी और हिरवाल हुआ। तो ये आभीर, अहिर नहीं, ये आभीड़ जाति है। तो आप इसे जरूर याद रख लें। आभीड़ जाति के आबाद हो जाने पर यह क्षेत्र है वो अहिरवाटी या हिरवाल, इसे अहिरवाटी भी बोलते हैं और हिरवाल भी बोलते हैं। हिरवाल कहा जाने लगा। ऐतिहासिक दृष्टि से इस बोली का जो क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टि से इस बोली का जो क्षेत्र है वो राठ एवं यहाँ की बोली है उसको राठी। देखो अहिरवाटी का नाम दूसरा राठी भी है, तो इसे राठी क्यों कहते हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से इस बोली का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये बोली बोली जाती है उसको राठ कहते हैं। उस क्षेत्र का नाम राठ होने की वजह से इस बोली को राठी भी कहते हैं। तो ये इसका सेकंड नाम हो गया राठी। इस बोली में न को न बोला जाता है। देखो इस बोली में न को न बोला जाता है। निमराणा के जो राजा थे, निमराणा के राजा कौन थे? चंद्रभान सिंह के दरबारी कवि। तो चंद्रभान सिंह का दरबारी कवि कौन था? जोधराज। उनके कवि जोधराज ने हमीर रासो महाकाव्य की रचना की। तो हमीर रासो महाकाव्य की रचना किसने की? जोधराजा ने। जोधराजा चंद्रभान सिंह के दरबार के कवि थे, उन्होंने रचना की इसी भाषा में की थी। मतलब जो जोध सिंह थे उन्होंने हमीर रासो की जो रचना है वो अहिरवाटी में की थी। जो जोधराज है वो चंद्रभान सिंह के दरबारी कवि थे और जो चंद्रभान सिंह है वो निमराना के राजा थे। तो इस लाइन से इंपोर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चन उठते हैं कि निमराना के राजा कौन थे? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह ये तो कोई खास नहीं है। यहाँ से बन सकता है कि जो जोधराज है वो किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रभान, निमराना के राजा चंद्रभान सिंह के। और हमीर रासो की रचना किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमीर रासो की रचना किसने की? जोध सिंह ने, जो चंद्रभान सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ से जो मंडावर है कि भाई मंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है, इसका क्वेश्चन है जो पटवारी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अहिरवाटी या फिर जो राठी बोली है उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब देखते हैं मालवी। तो जो मालवी,
यह बोली मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है, मालवा की होने के कारण मालवी कहलाती है। मालवी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मालवा प्रदेश में बोली जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में। राज्य में यह बोली झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के मालवा से जुड़े भूभाग में बोली जाती है। तो देखो राजस्थान में ये बोली कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के मालवा से जुड़े भूभाग, जो मालवा से जुड़े हुए उन भागों में बोली जाती है। इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का सम्मिश्रित प्रभाव है। तो इस पर इन दोनों भाषाओं का सम्मिश्रित प्रभाव है। निमाड़ी, उमठवाड़ी, रत्नामी व सोंधवाड़ी इसकी प्रमुख उपबोलियां। तो इसकी प्रमुख उपबोलियां ये है। निमाड़ी बोली पर गुजराती व भीली, जिसको बांगड़ी भी कहते हैं, का प्रभाव है। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बांगड़ी भाषा को, बांगड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? भीली से। उसके बाद देखो मालवी के लिए से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। फिर देखते हैं ब्रज। तो देखो ब्रज में, राज्य में यह बोली अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर के क्षेत्र में मेवाती के साथ बोली जाती है। इस बोली में कृष्ण भक्ति से संबंधित साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं हुई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं हैं वो किस बोली में हुई है? तो वो आती है ब्रज में। ठीक है, ये ब्रज भाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हुई। उसके बाद लास्ट जो बोली है वो है रागड़ी। तो देखो राजपूतों में प्रचलित, जो राजपूतों में मारवाड़ी और मालवी दोनों बोली बोली जाती है, उनके सम्मिश्रण से, मतलब जो राजपूतों में ये दोनों बोली बोली जाती है, उनके सम्मिश्रण से बनी रांगड़ी बोली बोली जाती है। तो रांगड़ी बोली का जो निर्माण है वो राजपूतों में बोली जाने वाली मारवाड़ी और मालवी दोनों भाषाओं से होता है, दोनों बोलियों से होता है। और यह राज्य के मालवा से जुड़े क्षेत्रों में, तो देखो राजस्थान में ये बोली कहाँ बोली जाती है? वे प्रदेश या फिर वो क्षेत्र जो मालवा से जुड़ा हुआ है वहाँ पर रांगड़ी बोली बोली जाती है। तो इसी के साथ हमने जो भी महत्वपूर्ण बोलियां थी उनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। इन बोलियों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब को मैंने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट वैसे तो नहीं छूटता है, फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो आपके पास कोई गाइड वगैरह हो तो उससे आप और देख सकते हैं। और इनसे रिलेटेड जो पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी यहाँ पर करवा दी गई है। वैसे कोई भी चीज़ छुटाई नहीं गई है। और अब ऐसे इससे रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।